This conference will now be recorded. Yes, तो पिछली क्लास में बेटे हमने इंथैल्पी देखा था. The benefit of enthalpy is it is measured at constant pressure rather than constant volume. Rather, अब के बाद आप जितना भी काम करोगे उन सब में हम इंथैल्पी लेके चलेंगे. बट हाँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकली यू शुड नो कि इंथैल्पी और पुरानी चीज डेल्टा यू में कितना फर्क है वो हमने आपको दिखाया था. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी, और आप कह सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी. द डेल्टा एच इंथैल्पी इज मेजर्ड इन अ सिंपल कॉफी कप कैलोरीमीटर. इसमें सबसे इजी चीज प्रेशर अपने आप मेंटेन हो जाता है. इसमें ब्लास्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है. हमें केमिस्ट्री में ज्यादातर फेस करना पड़ता है क्योंकि हम हीट करते हैं. हीट करने से उसका प्रेशर बढ़ता है और अगर गड़बड़ी हुई तो वो ब्लास्ट कर सकता है. The enthalpy has to be measured. सबके ऊपर रूल है. At 298 Kelvin, pressure will be taken as 1 bar and amount of substance is going to be taken as 1 mole. All such enthalpy measured will be known as standard enthalpy. हम आपको enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, enthalpy of sublimation, blah 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 ले जाएंगे. उन सब में हम standard word use करेंगे so that हम सब एक ही पेज पे एक ही जैसी बात कर रहे हों. A very important topic is now to be आपके सामने आने वाला है heat capacity, specific heat capacity. Heat capacity because heat is a path function. याद है जी, path function दो ही थे. एक कौन सा था? heat, और दूसरा कौन सा था बेटे? work. तभी तो वर्क, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सब कुछ हमने आपसे डिस्कस किया. हालांकि वर्क डन एडियाबैटिक आप फिजिक्स में ड्राइव करेंगे. एज अ केमिस्ट मुझे आइसोथर्मल करना था. तो ऐसे ही हीट विल बी मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट विल बी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. ये दोनों डिफरेंट होने वाली हैं. हम इसको QV, हम इसको QP भी बोल सकते हैं. हीट कैपेसिटी टॉपिक इज इंटरेस्टिंग, and apart from this it will be having a great application in your physics also. So attention is required today. The heat change from or into the system appears a change in temperature. अरे आपने वर्जिश की थी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था. मे बी आपने दूध को फ्रिज में रखा था तो उसमें से हीट निकली थी, उसका टेम्परेचर कम हो गया था. If a system absorbs heat, its temperature rises. If a system gives heat, its temperature falls. हमें सिंपल पता लग जाता है. The increase or decrease in temperature is proportional to the heat transfer. He said the increase or decrease in temperature is proportional to the heat transfer. That is, जितना डेल्टा T होगा ज्यादा या कम Q उसी प्रोपोर्शन में होगी. टेम्परेचर बढ़ेगा, Q बढ़ेगा. टेम्परेचर कम होगा, Q कम होगा. अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है या आपने 500 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, डेफिनेटली एनर्जी का खर्चा फर्क होगा. Where Q is the heat gained, lost, transferred कह सकते हैं. Delta T is a change in temperature and magnitude of coefficient depends upon size. 10 ग्राम था, 100 ग्राम था. Composition, पानी था, गोल्ड था, मेटल था, क्या था? Nature of the system. We may also write Q is equal to C delta T, where C is known as बच्चों heat capacity. याद करो, हमने आपको कहा था C is comparatively मिला के बन रहा है इस वक्त the specific heat into M. मैंने इसको कैपिटल C बोल दिया है. When C is large, C ये वाला coefficient thermal capacity is large, the given amount of heat result in only a small rise in temperature. वाटर की मैं ऐसे ही बोल दिया 4.184 है, याद नहीं करना. कॉपर की 0.38 जूल ये है. तो अगर आप वाटर को 100 जूल हीट देंगे तो इसमें शायद 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, जबकि इसमें अगर आप 100 जूल हीट देंगे, ऐसे ही बोला बेटे, तो इसमें शायद 300 केल्विन बढ़ेगा. वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी खाता है पर ग्राम एनर्जी को, टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से. When C is small, given amount of heat result in large rise in temperature.
आपने अपने घरों में जो बर्तन बनाए हैं खाने वाले, वो मेटल के क्यों हैं? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो जब भी आप अपना स्टोव ऑन करते हैं, हीट मेटल के रास्ते से ट्रांसफर होके ऊपर चली जाती है और सारी की सारी हीट हमारे खाने को मिलती है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में, वी डू इट, अगर आप मिट्टी के बर्तन में आप खाना पकाएंगे, तो जो मिट्टी का बर्तन होगा वो ज्यादा से ज्यादा हीट खा लेगा और आपको मे बी 20 टाइम्स ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। So if we know the heat capacity of a substance, we can measure the heat supplied by knowing the rise in temperature. Understood? Thus, the heat capacity is defined as amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius. मेरे पास ये पानी का गिलास है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस पे है, आपने 16 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, हम उसको बोल देंगे द हीट कैपेसिटी। यू अंडरस्टैंड? इट इज मास इंडिपेंडेंट है बच्चों, इसका मास का कोई लेना देना नहीं है। It can be simply calculated by dividing the heat absorbed by the increase in temperature. आपने पिछले पेज पे कहा था Q is equal to C delta T, तो C किसके बराबर हो गया? Q delta T, right? That is going to be the relation I'm talking about. If Q is in joule, delta T is in Kelvin, तो C के dimensions हो जाएंगे joule per Kelvin, calorie per Kelvin, joule per degree Celsius. It can be anything. चेंज में केल्विन और सेल्सियस में कोई अंतर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, more heat is required to raise the temperature of a large sample of a substance by 1 degree Celsius than needed for small sample of same substance. आपके पास एक छोटा सा गिलास था और आपके पास एक बड़ा सा गिलास था। आपके पास आपने एक कटोरी खाना गर्म करना था और आपने 10 लोगों का खाना गर्म करना था, तो energy needed is going to be simpler. In other words, larger the sample, the greater is its capacity. It is therefore common to use specific। बताओ भाई, specific का मतलब 100 नंबर में से आपका पेपर लूंगा, 2 घंटे के अंदर आपका पेपर लूंगा, ये नहीं कि 2 दिन आप पेपर करते रहेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल स्पेसिफिक, वर्ड नोट करो, स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी, these are defined as second चीज। बस समझ आ गया ना क्या कहा था? ये वाला specific, the heat required to raise temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius is called specific heat capacity or simply specific heat। तो आपने अभी पीछे क्या कहा था? Q डेल्टा T, राइट? और ये क्या थी? C। इसको क्या बोला था? हीट कैपेसिटी। अगर हम पर ग्राम लेने शुरू हो जाए तो आपको क्या करना होगा? Q डेल्टा T बाय क्या हो जाएगा? मास, जितना भी था इन ग्राम, वो स्मॉल c आ जाएगी। स्मॉल c इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक हीट। डू यू अंडरस्टैंड? बेटा 100 ग्राम पानी के लिए ऐसे ही बोल दिया, राइट? मुझे x जूल चाहिए था, तो 1 ग्राम के लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का कितना चाहिए होगा? ये, तो ये क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट। डू यू अंडरस्टैंड? राइट? सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स, थर्ड चीज, to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree is called as molar heat capacity। नीचे देखो, पानी की स्पेसिफिक हीट पर ग्राम इज 4.18। अगर मैं इसको 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देता हूँ, ग्राम और ग्राम कट जाता है, आपके पास 75.4 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट? दैट इज गोइंग टू बी द तीसरी चीज, मोलर हीट कैपेसिटी। सो टीटी, हीट कैपेसिटी मास इंडिपेंडेंट, राइट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो प्रकार की, एक ग्राम के लिए और एक मोल के लिए। क्यों स्पेसिफिक? आप साइंटिस्ट हो, आपको स्पेसिफाई करना है कितनी चीज के लिए। Therefore, if we do not know the mass of the substance, तो Q is equal to C delta T।
समझ आ गया बेटे? C किसके बराबर था? Q डेल्टा T। तो Q किसके बराबर होगा? हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T। एंड बलविंदर सिंह, अगर आपको मास पता हो बेटे तो आप Q इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T। आप लोग पहले दिन या दूसरे दिन ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोबारा समझो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? दोबारा समझो। तो यस कार्तिकेय, बी विद मी बेटे। कार्तिकेय फील फ्री, नहीं समझ आया क्वेश्चन पूछने का है। लेट बेटा ऐसे ही बोल दिया, 3 ग्राम of aluminium needs 5.4 joule of heat to raise temperature from 298 to 300 Kelvin। अभी के लिए मास को साइड पे रख देते हैं। एल्यूमिनियम को 5.4 जूल चाहिए थी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो यस कार्तिकेय, Q कितना था? 5.4 जूल, डेल्टा T कितना था? 2 केल्विन। सो दिस इज ये आ गया, समझा? Yes. ये Yes, किसके sir. लिए बेटे? फॉर टोटल सैंपल, फॉर टोटल सैंपल जो कि इस वक्त कितने का है? 3 ग्राम का है। इज द आइडिया क्लियर माय सन? Yes, sir. नाउ स्पेसिफिक पहले ग्राम के लिए निकालते हैं। अब सेकंड पॉइंट में बेटे स्पेसिफिक, 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नीड्स 2.7 टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यू अंडरस्टैंड? मैंने 1 डिग्री पे लिया है। तो 1 ग्राम को कितनी चाहिए होगी? 2.7 by 3। दिस इज कितने के लिए आ गया? पर ग्राम, स्पेसिफाई हो गया ये। दैट इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम पर ग्राम। नाउ एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना बेटे? द मोलर मास इज 27। तो थर्ड चीज, राइट? सो आपने पिछले पेज से देखा 0.9 जूल पर केल्विन पर ग्राम। अब मोलर, अगर 1 ग्राम के लिए 0.9 थी बेटा, ये कैलकुलेशन में एरर है, 1 मिनट 27 लिखना था, अभी ठीक कर रहा हूं। दिस इज 27। सो 27, सॉरी, सो दिस इज थोड़ा सा थिक हो गया है। 27 ग्राम के लिए कितनी होगी? ग्राम कैंसिल हो गया एंड 24.3 जूल पर केल्विन पर मोल फॉर 1 mole of aluminium, the heat needed for raising, yes बेटे, 1 डिग्री 1 सेल्सियस। degree, और याद रखना 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन के बराबर होता है। You understand 3 types of heat? Do not memorize please, no need to memorize, simply देखो, आंख कान खोलो। Specific heat capacity of some common material, substance specific heat capacity ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा आपको वाटर, लिक्विड की नजर आ रही है। और सुनो, जब वो बर्फ है, सॉलिड है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट फर्क है। जब वो वेपर है तो उसकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। पानी के लिए, सॉलिड के लिए, गैस के लिए अलग अलग होगी। यू अंडरस्टैंड? पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक्स, राइट? 2.3। तभी तो आप अपने जो कपड़े बहुत ठंडे इलाके में जाते हो, आप इन चीजों के बनाने की कोशिश करते हो जो बाहर आपकी बॉडी की हीट को बाहर मत जाने दे। शीशा 0.78, राइट? इथेनॉल 2.46, ऊपर से लिखवा के लाया। गोल्ड, अरे देखो कितनी कम है, 0.128। आयरन 0.460, जस्ट एन आइडिया। कॉपर 0.385, बर्तन बनाते। बेंजीन 1.05, एयर 0.72। यू अंडरस्टैंड? दीज आर द स्पेसिफिक हीट। बेटे ध्यान देना, नीचे पानी के ऊपर, पानी इज अ लाइफ गिविंग थिंग। दिस इज फॉर वाटर, यस सृष्टि, लिक्विड के लिए। सृष्टि इसका मतलब समझ आया बेटिया? मान ले 10 ग्राम पानी है, 15 डिग्री से 16 डिग्री पे लेके जाना है।
वाटर, लिक्विड। और बेटिया 15 से 25 भी लिख सकता था, 35 भी लिख सकता था 1 डिग्री के लिए। तो गुड़िया आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 1 ग्राम है ना, तो दिस इज 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। आपके पास कितना है? 10 ग्राम है, बढ़ जाएगा। मान लो 15 से 16 की जगह से हमने 15 से 25 तक लेके जाना है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी निकलेगी, इनटू 10 विल बी योर आंसर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेटे, मैं सिंपल ये रिलेशन यूज कर रहा हूं, mc डेल्टा t वर्ड यूज कर रहा हूं और हीट्स को इकट्ठा लेके चल रहा हूं। Important, the heat capacity is an extensive property. What is extensive property? Extensive property are बच्चों dependent on amount of what? Substance, right? तो अगर आप 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के लिए heat is going to be different. Therefore, specific heat capacity is an intensive property. Specific, intensive, ये सदा किसके लिए आएगी? 1 ग्राम के लिए आएगी और 1 मोल के लिए आएगी। तो 1 मोल बेंजीन जहां मर्जी से ले लो, उसके लिए तो हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में क्या लग गया? अमाउंट स्पेसिफाई कर दी, सो इट बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी टीटी, राइट गुड़िया? और तुम्हें पता है बेटिया, द हीट वेरी इंपॉर्टेंट इज क्या है? पाथ फंक्शन। Therefore, आगे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है टीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है गुड़िया, अभी समझ अभी खत्म कर, ठीक है जी? वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एश्योर यू, अगर मेरे साथ हो, वेरी इजी आल्सो। Heat capacity depends upon whether the sample is maintained at constant volume, like a gas in sealed vessel, or a sample is maintained at constant pressure, like water in an open vessel. So the heat capacity is of two types. You are passing through an extremely important, जिस मर्जी बुक में से पढ़ लेना, मेरे नोट सबसे अच्छे होंगे, यहाँ पे हमने काम किया है, तो आप अभी सबसे बेस्ट पोजीशन में। The first is TT, he is talking about Guria, the heat capacity determined at constant volume. कैसे लिखता है डॉली? CV. Heat capacity at constant गुड़िया pressure, कैसे लिखता है? CP. Heat capacity at constant pressure is always more than the heat capacity at constant volume. अभी बताता हूँ. For solids and liquid, every word is important, every point is important. There is not much difference in the value of CP and CV, क्योंकि solid और liquid are incompressible. तो अगर आप उसको हीट करो, सॉलिड को या लिक्विड को, उनके वॉल्यूम के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बताता हूँ, वॉल्यूम के चेंज होने से वर्क डन डिफरेंट होता है, सो सीपी एंड सीवी बिकम्स डिफरेंट। हाउएवर फॉर गैसेस दीज क्वांटिटीज क्या करती हैं बच्चों? मैटर करती हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। एक हम आपको करवाने वाले हैं सीवी, एक करवाने वाले हैं सीपी, एक करवाने वाले CP is always going to be more than CV, एक करवाने वाले हैं सॉलिड एंड लिक्विड के लिए CP और CV एक ही होते हैं, बट फॉर गैसेस CP एंड CV are going to be different. That is, ये किसके लिए वैलिड है बेटा? Only for gases. Solids and liquids के लिए CP and CV are have no meaning, एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे, अब थोड़े समय के बाद न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में रखना होगा। Why this thing happens? The difference is due to the work involved in changing its volume. अभी समझा रहा हूँ बेटे, अभी समझा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। At constant volume, no external work is done. सिर्फ रीड करना, अगले पेज पे समझाऊंगा। Therefore, all the heat supplied to the system is used in increasing its internal energy.
तो बेटा पार्टी एक काम करते हैं, चल टीटी सुन पा रहा, मेरे साथ रह बेटिया, तुम्हारी आंखों के सामने बेटे ये टेबल से बनाए हैं समझाने के लिए। एक बहुत बड़ा और इजी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, मेरे से ज्यादा आपके फिजिक्स टीचर इसको यूज करेंगे। यहाँ पे रखते हैं बेटे सी वी, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझाने के लिए बेटा एक पिस्टन बना लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा। ठीक, अपना काम एक पिस्टन में करते हैं। यहाँ पे 1 ग्राम गैस रख देते हैं, यहाँ पे 1 ग्राम गैस रखते हैं, और हमने इसका टेम्परेचर से 25 डिग्री से 26 डिग्री करना है। फ्री में तो कुछ होना नहीं है, हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर रेजिंग टेम्परेचर A, heat is needed. Agreed, TT? Energy, heat is needed. ये चाहिए तो ये चाहिए। अब सेकंड, since delta V is 0, no work is done in this process, right? हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए है वो सिर्फ बेटा पार्टी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए थी। अब बेटिया मेरे साथ हो जा, एक इंपॉर्टेंट चीज में से निकलेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, मैं बार बार कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। सीपी, सीपी में प्रेशर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। वैसा ही ड्रामा किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, 1 ग्राम गैस रख दी, अब हमने इसको हीट किया। मास तो चेंज नहीं होना गुड़िया, हमने हीट देनी थी। हमने क्या सप्लाई करनी है, हीट सप्लाई देनी है। अब फॉर रेजिंग टेम्परेचर ए, हीट एनर्जी कह सकता है, इज एनर्जी नीडेड। ठीक है, बट हुआ क्या, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ। ड्यूरिंग हीटिंग वॉल्यूम क्या करता है, एक मिनट, वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर लिखा हूं, बात वही है बेटी, वही आएगा, पर पहले प्रेशर लिख लिया, समझा? किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, क्यों? तुम्हें कहा गया इस प्रोसेस में प्रेशर को क्या कर, कांस्टेंट कर। हाँ बेटे, अगर प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो एक्सपेंशन मस्ट हैपन। एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस अगर आपने इतना ही वॉल्यूम रखा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। दैट इज V2 विल बी ग्रेटर देन V1। समझ आ रहा है? हम सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हम 25 डिग्री सेल्सियस पे हैं, और हमें कोई चीज आ रही है, एनर्जी आ रही है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, बट एट द सेम टाइम हमें आपस में लड़ना नहीं, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो हम आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, प्रेशर बढ़ा है तो हम नजदीक आएंगे दूसरे के, हाँ, तो हमारी पर्सनल स्पेस में वो एक इंटरफेरेंस होगी। हम क्या करेंगे, हम करेंगे चलो अपने कमरे का साइज बढ़ा कर देते हैं, तो हम सब लग के इमेजिनेशन छत को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अब बेटा फ्री तो कुछ में नहीं होता, तो क्या आपको इस प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दैट इज एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड, दैट इज एक्स्ट्रा एनर्जी इज needed for this, हाँ जी गुड़िया, expansion। for this expansion। Therefore, अगले पेज पे जा रहा हूं, therefore at delta P is equal to 0, constant pressure पे heat is needed
टू फर्स्ट, हाँ जी, रेस Raise टेम्परेचर, temperature. टू डू, यप, पढ़ के बता, To do expansion. वर्क, Work therefore CP is is greater always than. CV. समझा? तो यहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया था CP is always greater than CV. वापस आते हैं बेटा. The difference is due to work involved in changing its volume. At constant volume, no external work is needed. Therefore, all the heat supplied is used in increasing internal energy. However, at constant pressure, there will be increase in volume of the system. Some external work will be done. In other words, at constant pressure, a part of heat absorbed is utilized in increasing its internal energy, and a part of heat is utilized in doing some external work. Therefore, some extra heat must be supplied to perform this external work. और कह सकते हैं CP is greater than CV. CV. CP is greater than the CV. अब CP is greater than CV तो हमने आपको बता दिया है. अब आएगा कैसे ये हम आपको बताने वाले हैं. How CP is greater than CV. वही चीज है बट हम मिलके करते हैं, हम इसको समझ के करते हैं कैसे ये कैसे हुआ. तो आपको याद है बेटे, दिस इज QB इज इक्वल टू हीट के बराबर था ना, C डेल्टा T इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डेल्टा U. सॉरी बेटे, वो V लिखना था, एक मिनट. यस QV. ओ ये क्या हुआ, एक मिनट बच्चों. QV, ये चीज समझ आई बच्चों. QV किसके बराबर है, CV डेल्टा T, C डेल्टा U. अरे डेल्टा U इज हीट मेजर कर सकते, कैसे करते हो, CV डेल्टा T. एनी प्रॉब्लम? यस जैन. QP किसके बराबर है, CP डेल्टा T. CP delta T. किसके बराबर है मैंने, ये delta H. बस नॉन मेडिकल वाले बच्चों को इसकी जो ज्यादा पढ़ने वाली है, राइट. आपके फिजिक्स टीचर आपको इस तरीके से नहीं लेके जाएंगे, वो आपको सीधा कहीं और लेके जाएंगे. बढ़िया, ये दोनों रिलेशन क्लियर है. Yes, sir. ऑल्सो बहना डेल्टा U प्लस P डेल्टा V P याद आ गया. delta V. PV इज इक्वल टू RT. ठीक है जी. सो Yes, sir. डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा RT. प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट रखा है, इज R डेल्टा T के बराबर आ गया. Yes, sir. कुछ चीजें नहीं सीख रही होगी तो बहना डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T देख सकते. R delta T. पक्का ये रैट सा नजर आता है. तो अगर हम डेल्टा H की जगह पे डेल्टा H की जगह से ऊपर CP डेल्टा T लिखूं बेटिया, Yes, sir. डेल्टा U की जगह पे क्या लिखूं, CV delta T. प्लस R डेल्टा T लिख दूं, R delta T. डिवाइड बाय डेल्टा T. तो इधर क्या रह गया, CP. CP इधर क्या, equals to CV plus R. तो यही चीज आ गई थी, CP माइनस CV is equal Minus to, CV equals to R. और CP is always greater than CV. Greater than CV. मुझे कहीं पे नाम नहीं जरूरत पड़नी, इसको मायर्स इक्वेशन बोलते हैं. एज अ केमिस्ट मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ आपके CBSE के सिलेबस में गुड़िया ये डेरिवेशन है. बलविंदर सिंह क्लियर है,
राइट। अब R की वैल्यू कितनी होती थी बच्चे? 8.31 kilojoule per mole. हीट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके लिए 1 मोल है, ये स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक। अगर आपने n मोल्स ले लिए तो नोटिस करो बेटे, राइट हैंड साइड पे R से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? N. 1 मोल के लिए R, 10 मोल के लिए 10R, 5 मोल के लिए 5R. Is it okay with you people? Shall I move ahead? Any problem up to this stage? Everybody comfortable? Now there comes a new concept, Poisson's ratio. This is not poison, this is Poisson's ratio, gamma. It is ratio of Cp by Cv for gases. For gases, you are passing through all topic important, extremely important. मैं बार बार याद करवा रहा हूं। अगर आपने मेरा रास्ता नहीं किया तो आपको बहुत लंबे टेढ़े रास्ते से 9-10 इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी, जबकि अभी कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको सीपी और सीवी और पॉइजन्स रेशियो रटवा दूंगा। इन जनरल यू कैन कीप इन माइंड, आपको पता है ना, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो सीपी इज 5/2 R plus X, CV is dead R 3/2 R plus X, where X is 0 for monoatomic gases, helium and neon. R gas constant for diatomic gases. Diatomic gases O2 N2 भी हो सकती है, HCl भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, राइट, जिसमें 2 चीजें मिली हों, and 1.5 R for triatomic gases. प्लीज देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। CP and CV are different for जी बेटे different gases. अब गैसेस की हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यस सहर प्रिया, मोनो एटॉमिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी, गुड़िया डाई, 2 एटम, ये होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं सन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2, Cl2, और ये हेटेरो एटॉमिक भी हो सकते हैं, HCl. you know, and these are going to be, इनके ऊपर सारी पॉलीएटॉमिक, ओजोन, राइट, अमोनिया, SO3, yes, yes, मीथेन, हजारों हो सकती हैं, इथेन एंड मेनी मोर, राइट। सनी अब भी खत्म करेगा, तेरे को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे गुड़िया। CP is greater than CV. CP is 5/2 R. अभी कुछ करवा रहा हूँ बेटा। CV is 3/2 R plus X plus X, where repetition सही आएगा, X is equal to 0 for monatomic, X is equal to, हाँ गुड़िया, R for diatomic, where X is equal to 1.5 R for polyatomic gases, for polyatomic gases। चलो देखते हैं। तो आपको 1 मिनट खुद करवाता हूं। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए X कितना था? 0. लिए X is equal to R, R. और पॉली के लिए X is equal to 1.5. CP is equal to 2.5 R plus X, 3 point, गलती होगी, 1.5 R plus X, समझ गया बेटा? Yes, sir. तो 0 पुट कर ये कितना आ गया?
2.5 hour. ये कितना आ गया? 1.5 hour. याद रखना Cp माइनस Cv इज ऑलवेज इक्वल टू R. R. चेक, इनका डिफरेंस R आएगा. फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस ये वैल्यू है. देखो कुदरत को समझो, कुदरत ने जितनी भी मोनोएटॉमिक गैसेस डाली, अगर उनकी कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर 1 मोल का बढ़ाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए. देख पा रहे हो, इन्वेंशन है, डिस्कवरी है तो कुदरत, बट हमने डिस्कवर किया. आप नियॉन को पकड़ लो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो सरदार जी 1.5 इंटू 8.314 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी. और बच्चों आगे देख, यहाँ पे देख, अब ये R है तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 hour. ये डॉली x को 1 पुट कर दे. 2.5. 2.5 hour. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज कर रही है, हीट बढ़ रही है. मैंने बोला था Yes, ना sir. 1 ग्राम को इतनी एनर्जी चाहिए, 2 ग्राम को इतनी चाहिए. देखो कुदरती तौर पे हमने पकड़ लिया. पॉली के लिए इसमें 1.5 कर दे ऐड. 4 hour और 3 hour. पॉइजन्स रेशियो क्या होती थी बहन? Cp by Cv. CV. तो 5/3 समझो मैंने क्या किया? 1.66. 7/5 1.44. 4/3 1.33. समझा? इज इट क्लियर? अरे Yes. यही तो कराया, यही तो कराया. This is extremely important. Yes, आपने सही सुना. This is extremely important and this is the discovery. आप नहीं कुछ कर रहे हैं, ये मदर नेचर तुम्हें कह रही है बच्चों ऐसा ही है, ऐसा ही है. यहाँ लगाते हैं ताकि आपको नहीं, यहाँ पे लगाते हैं, याद रहे. आपको कुदरत की गहराइयों का, कुदरत में जो हो रहा है वो डिस्कवर कर रहे हैं. जैसे आपको किसी दिन पता लगा था, मे बी 7th 8th में होंगे, आपका हार्ट इस तरफ है, आपका दिमाग इधर है, आपके घुटने ये काम करते हैं, आपकी किडनी ये काम करती है. तो हमें नेचर के बारे में ये चीजें पता लग रही हैं. दीज आर द डिस्कवरीज जो कि भयंकर साइंटिस्ट करते हैं. सर, हाँ बेटे, सर वो पिछले से पिछली वाली स्लाइड खोलना, वो जो टेबल है. ये इस पुत्र, नहीं, इसके बाद वाला. ये वाला जो मैंने रेडीमेड दिया था. हाँ जी सर. इसमें सर 4.5 की जगह 2.5 आना चाहिए. कहाँ पे बेटे? सेकेंड ओके, रो. 7/5. हाँ बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल. ये साइंटिस्ट की नजर होती है ना. मैंने 2.5 लिखना था, है ना? तो यस एक सर. मिनट, हाँ मैंने 2.5 लिखना था. ये जो नजर होती है ना, ये साइंटिस्ट वाली होती है. पढ़ते तो बहुत हैं बट कितना अप्लाई कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है. चला 7/5 बेटे, राइट. मैंने ऐसे याद किया था, अगर तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जरूरत तो पढ़नी है बेटे, जरूरत तो पढ़नी है. मोनो डाई ट्राई एटॉमिक. मोनो के लिए पॉइजन रेशियो सबसे ज्यादा है, मोनो में एटम कम है, और ट्राई एटॉमिक में एटम ज्यादा है तो वो ऐसे आती है. तो प्लीज जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटे. दैट हैज टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन. एंड अगेन रिपीटिंग, फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू केमिस्ट्री में. चलो भी, जैन सहर दोनों मिलके ये क्वेश्चन कर दे. ठीक है बच्चों, आराम से ये क्वेश्चन करते हैं. और सुनो, आप मान के चलो कि आपको नहीं आता है तो आराम से खेले बैठे, ये बहुत जरूरी होता है कहना. क्योंकि अगर आपको आता ही था तो फिर आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, फिर तो आपको इस वक्त क्रिकेट खेलना चाहिए ना. चल बहना, 5.6 डेसीमीटर क्यूब. सनी दिस इज लीटर पे. दोनों बच्चे अनम्यूटेड हैं, है ना? दोनों के पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है. और तुम जानते हो एसटीपी पे 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है. 5.6 liter requires this much of heat to raise its temperature by 10 degrees Celsius at constant volume. volume. Calculate CV,
Cp and atomicity. एटॉमिसिटी कैसे पता लगेगी? मैं ना पहले Cp निकाल लूंगा, फिर Cv निकाल लूंगा, जो भी रेशियो आएगी वो यहां से पकड़ लूंगा, अगर 1.4 है, 1.3 है या 1.6 है। राइट बेटे, कुछ आइडिया समझ आ रहा हो? तो सुनो, 5.6 डेसीमीटर क्यूब था, कितनी एनर्जी मांग रहा था बेटे? 52.25 जूल। बेटे सीपी अमाउंट तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, मोलर मास आपको पता नहीं तो आप अमाउंट कितनी स्पेसिफाई करोगे? मोल, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। यस सर। तो 22.4 कितनी एनर्जी हीट मांगेगा? इंटू 4 हो गया। यस सर। तो ये तुम्हारा आ गया 50 इंटू 4 200, 208 और 209 जूल। एग्रीड? ठीक है। यस सर। दिस इज फॉर 10 डिग्री सेल्सियस, राइट? देखो ना, उसने बोला था 10 डिग्री। तुम्हें स्पेसिफिक कितने डिग्री के लिए लेनी है? 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए लेनी। यूनिटरी सीधा मेथड। 10 डिग्री सेल्सियस के लिए गुड़िया कितनी एनर्जी चाहिए थी? 209 जूल। तो माता 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी चाहिए? 20.9 जूल पर मोल। ये प्रोसेस कहां पे हुई थी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यस यस सर। ये क्या है? Cv। सीवी। अब Cp माइनस Cv किसके बराबर है? R। आर। ये कितने के लिए? फॉर 1 मोल के लिए, है ना? तो हमने तो वैल्यू 1 मोल के लिए निकाली है। तो बेटा Cp इज Cv प्लस R, समझ आ गई? यस यस। सर। R की वैल्यू तुम्हें बताई नहीं जाएगी। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 29.21 जूल। ऐड कर दिया। ये क्या आ गई? सीपी। Cp आ गया। यस सर। अगले पेज पे चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नाउ पॉइजन्स रेशियो निकालते हैं। Cp by Cv 29.2 डिवाइडेड बाय 20.9। 20.9। आंसर दो। So 1.39। 4 होगी, हाँ जी। राउंड ऑफ करेगी। यस सर। किसके साथ मैच कर रहा है? डायटोमिक। सर तो डायटोमिक। therefore diatomic gas। एटॉमिक आ गई। 2। समझा? यस सर। खुद जरूर करना, जरूर करना, फायदा होगा। We discussed this। यही तो किया। ठीक, चल शाबाश। टीटी बहना आगे आ जा डली। ये क्वेश्चन करते हैं, राइट गुड़िया? अगर तो टीटी कैपिटल सी लिखता है बेटा, वो 1 मोल के लिए लिया जाता है। अगर वो तो वो 1 ग्राम के लिए। तो एक मिनट बेटे, इसको ना आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आपको भी दिखे, है ना? तो गुड़िया कैपिटल Cv इज इक्वल टू मोलर मास इनटू छोटा Cv, चलेगा? पहले क्वेश्चन, एलिमेंट्री गैस का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, O2, N2, आर्गन, एलिमेंट्री। HCl नहीं है, NO नहीं है, SO3 नहीं,
एटम से, एलिमेंट से बनी हुई। तो गुड़िया तेरे को उसने मोलर मास बताया? सर 40 ग्राम बताया है पर मोल। और 0.313, 0.313। तो ये पर मोल आ जाएगी। देखना ये तो Yes. सिंपल ही देख, 12.5 12.52 जूल पर, जूल पर मोल। ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया है तो आपको उसने सीवी तो दे दिया। अब बढ़िया सीपी क्या आएगी? CV plus R 12.52 plus 8। 8.34। और सुन, कभी कभी ना वो कैलोरी में भी दे देता है, तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती थी गुड़िया। तो कितना आ गया बहना? 20.83। तो Yes, 20.83 किलो अब जूल पर पॉइजन मोल। रेशियो, CP upon CV 12.52 1.66 मोनो एटॉमिक आ गया। तो हार्ट में इसके ये काम चल रहा है, ठीक है जी। जैसे आपने एटम का स्ट्रक्चर ढूंढा, जैसे आपने बाकी सब चीजों का स्ट्रक्चर ढूंढा, ऐसे गुड़िया आप थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस को भी पढ़ रहे हैं, गैसेस कैसे होती है, ठीक है जी। चले बेटा, that is what I discussed with you. Repeat every question. I want to give this question as a homework. Why homework? Because you know hints must be provided. तो take it as important. एक अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी। और सुनो, कई लोगों को गलतफहमी होगी कि एनसीईआरटी एक आसान किताब है, तो वो गलतफहमी बाहर निकाल दीजिए। एनसीईआरटी ज्यादातर टीचर्स को ही नहीं आती है तो वो करते नहीं है, वो बाईपास करते हैं। यस, आई एम ट्रू। और थर्मोडायनेमिक्स के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए जो लोग एनसीईआरटी के मास्टर बनेंगे वही लोग आगे जाएंगे, राइट? तो एनसीईआरटी का एवरी सिंगल क्वेश्चन इन टेक्स्ट और पीछे वाला बैक एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद एग्जांपल एक सेपरेट कॉपी के अंदर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास होना चाहिए। बाकी माना या नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, आपके सपने कितने बड़े हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, वो आपको देखना है बेटे। ये आप फिजिक्स में करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेसेस हम केमिस्ट्री में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वेयर यू अंडरस्टैंड गामा इज Cp by Cv। तो वो P1 V1 हम P2 V2 आइसोथर्मल के लिए करते हैं, वो ऊपर गामा ले जाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए। तो मुझे ये बिल्कुल ना कहीं चाहिए, ना कहीं पूछूंगा, बट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये यहाँ पे रिलेटेड है बेटे। चले एक और कॉन्सेप्ट बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ये एक बेस डाल रहा हूं होल्ड आने वाले टॉपिक के लिए, सब यही चलेगा पूरी केमिस्ट्री में। एक्सो हीट बाहर आई, एंडो हीट सिस्टम के अंदर गई। थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। टॉपिक बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, the chemical reaction which proceed with the evolution of heat energy are called exothermic reactions. प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है तो आप ऐसे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी इस एक्सिस पे मैंने इंथैल्पी ले रखी है, इस एक्सिस पे मैंने टाइम ले रखा है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी, हाँ जी, रिएक्टेंट की एनर्जी के मुकाबले बेटे कम हुई है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? नाउ वॉच इट। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर बात करूं
प्लीज ध्यान से, ए रिप्रेजेंट हो सकती है रिएक्टेंट gives you product plus Q. What is this? The heat change Q. प्लीज साथ साथ में हाँ बोलो। गौतम नहीं समझ आया बेटे, अभी बात कर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अज्यूम्ड होता है तुम्हें आता है। +2 में जाके केमिकल काइनेटिक्स में फंस जाओगे, कहीं और फंस के बैठे होगे, बिकॉज यू डू नॉट नो एक्सो और एंडो की रिप्रेजेंटेशन। यस केशी, क्लियर है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देख बेटे, दूसरा ऐसे भी कर सकता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, -Q gives you प्रोडक्ट, है ना जी। और Yes, सनी sir. कन्वेंशन में बोलते हैं अगर हीट बाहर आती है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो बेटे हम कन्वेंशन में लॉस ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। नहीं। तो कैसे भी लिख सकता है गुड़िया, दोबारा ए पार्ट समझ आया? ये यस सब सर। किसमें हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। फाइनल एनर्जी शुड बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो उसमें क्यू डालो। और गुड़िया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी। एंड डॉली तीसरा ये कौन सा है? Conventional. The third form will be the most common form of representation. Understood, son? Lots of examples exist. Lots of example exist. No need to cram. कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है CO2 गैस बनाता है, 393.5 एनर्जी कम होती है। क्या आपको ये समझ आया? राइट? यहाँ पे क्या है बेटे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनर्जी मुझे नहीं पता कितनी है, ये एनर्जी मुझे नहीं पता, ना ही मैं पता लगा सकता हूँ, मेरे पास कोई ढंग नहीं है, बट मैं इसका डिफरेंस जान लेता हूँ। दैट इज व्हाट? 390 3.5 किलोजूल। कम हुई है, हम इसके आगे माइनस लगा सकते हैं, अगर बढ़ेगी तो उसके आगे पॉजिटिव लगा पाएंगे। तो आपके लिखने के बेटे अलग अलग अंदाज हो सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। हर रिएक्शन की अपनी अलग कहानी है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की इतनी है, सल्फर ऑक्सीजन कितनी है, याद नहीं करने का, मूर्ख लोग याद करेंगे। जो इंटेलिजेंट है वो सिर्फ सोचेंगे कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं, याद नहीं करने का, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताएं। अब एंडोथर्मिक में बच्चों, अगर ये आपके रिएक्टेंट है तो ये आपके प्रोडक्ट हैं। क्यू समझ आ गया? यस सर। Q, where Q is a heat change, क्योंकि heat change को हम constant pressure और constant volume से निकालते हैं, वही तो डेल्टा H और डेल्टा U के बराबर। तो जैसा बच्चों पिछले बेस आपको समझाया गया था, वैसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आप इनमें से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, उसमें से कम किया। और रिएक्टेंट में अगर आपने एनर्जी डाली है तो ऐसे लिखेंगे। ये पता काम कब आएगा? जब एग्जामिनर में आप में से एवरेज और बिलो एवरेज को छांटना होगा। और ये वाला कौन सा है बेटे? डेल्टा H पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव। कन्वेंशनल है ना, कि अगर एनर्जी को गेन किया है तो आपकी एनर्जी बढ़ी है तो आप उसको पॉजिटिव साइन देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कुदरत में एग्जिस्ट करते हैं, आपको याद नहीं करना है, ना ही रटना है। N2 plus O2 forms 2NO. This is, इसका मतलब क्या होगा? हमें एनर्जी देनी पड़ी है। कार्बन प्लस सॉलिड प्लस 92, सल्फर, हाइड्रोजन आयोडीन प्लस 53.9 and so on बेटे। No need to cram it up. You just see एंडो भी एग्जिस्ट करते हैं और एक्सो भी।
तो इसमें एनर्जी इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड, फर्स्ट एग्जांपल, और बाकी सब में भी एनर्जी इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड। आप देखेंगे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनका होना मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ आने की कोशिश करती है। अगर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन पाथ, मतलब आप टेम्परेचर ले सकते, आप टाइम ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे। पहले रिएक्टेंट आते हैं, फिर बच्चों प्रोडक्ट आते हैं। इज द टॉपिक क्लियर? नाउ Yes. the thermochemical equations. No need to copy it. Thermochemical equation अपनी एनसीईआरटी में से रीड कर लेना। इसको बाकी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझना होगा। Nobody will ask you define thermochemical equation, बट इसके ऊपर ही तो आने वाली पूरी केमिस्ट्री का काम होना है। A chemical balanced equation which gives the heat change evolved or absorbed with the positive or negative sign is known as thermochemical equation. Thermo, heat, chemical, bond formation, bond breaking, reactant and product. It can be written as follows by writing the heat evolved or absorbed in terms of equation. Carbon plus oxygen form CO2. ये एक्सो है कि एंडो है? पहचानो। The exo. एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों से। तृप्ति, जब इथेनॉल को जलाते हो तो आपको 1317 किलो जूल एनर्जी मिलती है। और बेटे ध्यान करो कि वो अब कन्वेंशंस को यूज करना शुरू हो गया है। यहाँ पे 1 मोल कार्बन रखा, यहाँ पे 1 मोल इथेनॉल रखा। सरदार जी, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना वो 1 मोल है, राइट? और बाय यूजिंग, यस बेटे वही चीज है, वही चीज है। डेल्टा एच को अगर एक्सो है तो तुम क्या लिख दोगे? द नेगेटिव लिख दोगे। क्लियर है? फॉर एक्सो डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड फॉर एंडो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। Positive. Unless otherwise mentioned, the delta H value correspond to the standard state of the substance. The standard state is taken as pure form of substance at 1 atmospheric pressure. Unless until mentioned, हम सब स्टैंडर्ड स्टेट के लेते हैं where standard state is 1 atmospheric pressure. तो अगर आपने वाटर लिखा है तो वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपने लिया है, right? According to IUPAC, the different type of thermodynamic property changes such as enthalpies are expressed in such a way that the symbol denoting the process is written in the पैरो में सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। For example, अगर आपके पास ये सारी एक एक करके पढ़ाई जाएंगी, कोई रिएक्शन हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर वेपराइजेशन हुई है, डेल्टा के पैरों में वैप लिख देते हैं। F for formation लिख देते हो। कंबस्टन के लिए C लिख लेते हैं, राइट? न्यूट्रलाइजेशन के लिए ऐसा लिख लेते हैं। और आपको पता लग जाएगा नॉट ने तो आना ही आना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही बताया जाएगा। While writing the thermochemical equation, the physical state of the reactant and product must be mentioned. That can be solid, liquid, gas, aqueous. Or the allotropic state must also be mentioned. It is essential because the physical state of the reactant and product causes appreciable difference in the value of delta H. For example, when 1 mole of liquid water is formed from a gaseous hydrogen, the heat evolved is 258, not to be memorized. Water liquid के लिए -286, और अगर वाटर गैस वेपर फॉर्म में आया है तो हीट इवॉल्व इज -241.8। डू यू अंडरस्टैंड? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में स्टेट ऑफ द सब्सटेंस बहुत मोटा फर्क डालती है, तो दैट मस्ट बी मेंशन्ड। द कोफिशिएंट, राइट? द कोफिशिएंट
of the substances represent the number of moles of each substances involved in these coefficient. Because this is extensive property, so delta H changes with the amount of substance. When the coefficient are multiplied or divided, the delta H must also be divided. For example, यहाँ पे 1 मोल है तो -241, और अगर सेम इक्वेशन 2 मोल्स हुआ तो 241 into 2 हो जाए। 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी 12 किलोमीटर चलती है, तो 2 लीटर में वो कितनी चलेगी? आई होप यू अंडरस्टैंड। इट इज एनर्जी है, किलोमीटर की जगह पे एनर्जी आपने डाल दी है। When the equation is reversed, the sign of delta H is also changed. For example, अगर अमोनिया बनी थी तो -92 था, याद नहीं करनी, और अगर अमोनिया टूटी थी तो +91.8 है। Thus, a reaction which is exothermic in one direction, it will be endothermic in another direction. The value of delta H shows very small change with change in temperature. So, हम इंथाल्पी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हैं बेटे। क्लियर है? Thermochemical equations. Next is, what is the cause of energy change? That is, absorption or release of energy during a chemical reaction क्यों होती है? ऐसी क्या खास चीज है? Do you remember? Bond breaking always need energy. तो अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो डेल्टा H इज पॉजिटिव, और बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्शन ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी। अगर कोई भी दुनिया का बॉन्ड बनना है तो डेल्टा H हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि अगर अट्रैक्शन ही नहीं है तो दोस्ती करने का क्या मतलब है? इट इज अ डिफरेंस इन टू एनर्जीज, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन and bond breaking, which appears or lost as heat. किसी भी रिएक्शन में आपको बॉन्ड तोड़ने भी है और बॉन्ड बनाने भी है। रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनने वाले हैं। इन दोनों का डिफरेंस एज हीट पैदा हो जाता है। फर्स्ट केस, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। सरदार साहब समझ रहे हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ चाहिए? बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड। सिंह साहब, तुम्हें समझाने के लिए से बेटे इसको से बोल देते हैं, ठीक है? से का मतलब समझता है? 50 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ी और बदले में तुम्हें सिर्फ 40 किलोजूल मिली, से बेटा, है ना? ये लिख के हल्का सा काट दूंगा। तो सिस्टम को तो नेट 10 एनर्जी का फायदा नहीं हुआ। Such reactions are going to be known as endothermic. Second case, energy required was 50, release was 50. ना कोई सिस्टम को एनर्जी गेन, ना कोई लॉस। जितनी एनर्जी बाहर गई उतनी एनर्जी उसने खा ली। ऐसे रिएक्शन को बेटे अथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। और थर्ड केस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 50, रिलीज्ड इज 60। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ऐसे में सिस्टम की नेट एनर्जी खराब हुई, कम हुई, तो बच्चों हम इसको क्या बोल देने वाले हैं? द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हीट टेम्परेचर को प्रभावित करती है। एंड हेंस वी टॉक अबाउट दिस वे। Do you understand what is happening? How this is happening? Idea clear? सुनो, यहाँ पे आगे नहीं लेके जाऊंगा। I will go into the fresh topic. अटैक करना है enthalpies of reaction. तो आज यहीं पे ही ब्रेक मारेंगे और enthalpies of reactions से different types of enthalpy, combustion, fusion अगली क्लास में आनी शुरू हो जाएगी। हम आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हर कोई ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसी जगह पे बेटे हम लेके जाना शुरू हो जाएंगे।
So we will stop here and will meet from this point onward. Good luck. Bye bye. Take care.